कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के सिलसिले का नेक्स्ट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक बायोमॉलिक्यूल है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें ख़ास बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 2 और 1 का होता है। यहाँ एक बात अहम है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखने वाला हर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। लिहाजा कुछ इसकी ख़ास फीचर्स हैं जो कि होना ज़रूरी हैं जब भी हम उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट के ज़ुमरे में लेकर आएंगे। कीमियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हैं, यानी ऐसे अल्कोहल हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और इनके साथ साथ इसमें या तो अल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो इनकी बहुत अच्छी एग्जांपल हैं शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च। और इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं डिफरेंट ये नेचुरल सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस वगैरह हैं। ये बहुत उम्दा सोर्सेज हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और ये मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि इंसान को रोज़ाना अपनी खुराक में 60% डाइट जो है, 60% कैलोरीज जो हैं कार्बोहाइड्रेट से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी बैलेंस डाइट का बुनियादी तरीन हिस्सा है। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम आएँ तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमें एक सिंपल मॉलिक्यूल की बुनियाद पर इसको क्लासिफाई करना होता है। सादा तरीन जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या राइबोज है, और इसी की बुनियाद पर हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ एक ही यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मोनोसेक्राइड कहा जाता है। इनको आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, यानी आप इसे सिंपल शुगर्स में इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी अच्छी एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड्स हैं। इसमें 2 to 10 यूनिट होते हैं, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यानी जब भी इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो इनमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतने ही यूनिट निकलेंगे और ये यूनिट होंगे मोनोसेक्राइड। जैसे इसकी गुड एग्जांपल है आम चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं, सक्रोज कहलाती है। इसमें एक ग्लूकोज का यूनिट होता है और एक फ्रक्टोज का यूनिट होता है। इसी तरीके से लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर है, इसमें एक गैलेक्टोज होता है और एक इसमें ग्लूकोज होता है। और इसी तरीके से माल्टोज है जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम आते हैं तो ये पॉलीसेक्राइड हैं जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट पाए जाते हैं। इसकी गुड एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। अगर हम इनके बॉन्डिंग की तरफ जाएं तो ये आप देखें एक सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है और ये गैलेक्टोज है। और इसमें एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ एक ख़ास किस्म का बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक का हाइड्रोक्सिल रिमूव होता है, दूसरे का हाइड्रोजन रिमूव होता है, और इस तरीके से एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो ये एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये 2 यूनिट मोनोसेक्राइड के कंबाइन हो गए, जिनमें से एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है, और इससे चीनी का एक मॉलिक्यूल बना। इसी तरह लैक्टोज में आप देखिए 2 यूनिट कंबाइन हुए हैं। अगर 2 से ज़्यादा यूनिट कंबाइन होना चाहें तो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, जिसमें बहुत से यूनिट कंबाइन हुए, और इस तरीके से एक ग्लाइकोजन का बड़ा मॉलिक्यूल ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। ये पॉलीसेक्राइड है। ये दोनों डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल हैं, और ऊपर टॉप पे ये जो तीनों हैं ये मोनोसेक्राइड की एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बहुत सिंपल हैं। ये एनर्जी का सोर्स है, बहुत ही अहम चीज़ है ये, और इसके साथ साथ ये बॉडी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये डीएनए का जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है उसका भी एक बहुत ही अहम कंटेंट है। इससे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी कन्वर्ट होते हैं और इससे कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के अहम तरीन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम लिपिड पर आते हैं। लिपिड
क्या है लिपिड? आपने घी और मक्खन और इस तरह की चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें आपने देखी होंगी, ये सारी की सारी लिपिड्स के अंदर आती हैं। इस डायग्राम में आपको ये बहुत अच्छे अच्छे खाने जो नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे लिपिड से बने हैं। अगर लिपिड ना हो तो फिर इतने अच्छे खाने, ना तो ये डोनट बन सकता है और ना ही इस तरह के ब्रोस्टेड वगैरह और ना फ्रेंच फ्राइज़ ये बन सकते हैं। तो लिपिड जो है, ये इसकी डेफिनेशन जो है 1943 में ब्लूर नामी एक साइंटिस्ट ने दी थी। उसने कहा था कि ऐसे तमाम नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन स्पेशल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कॉल्ड ब्लूज रीजेंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लिपिड्स। ब्लूज रीजेंट क्या है? ये एक ऐसा रीजेंट है जिसमें डाइएथाइल ईथर होता है और इथाइल अल्कोहल होता है। इसके रेशो में 2 पार्ट्स डाइएथाइल ईथर के होते हैं और 1 पार्ट जो है इथाइल अल्कोहल का होता है। इससे जो बनता है वो एक रीजेंट बनता है जिसे ब्लूज रीजेंट कहा जाता है और हर तरह के लिपिड इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो वैसा नहीं होता जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में 2:1 नहीं होता, बल्कि इससे बहुत डिफरेंट होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो इसकी 4 बुनियादी क्लासेस हैं। पहला ग्रुप है जिसे इसाइल ग्लिसरॉल कहा जाता है। इसमें आगे फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं। नेक्स्ट है वैक्सेस हैं, जिसे हम आम ज़िंदगी में मोम भी कहते हैं। शहद की मक्खी से जो मोम हासिल होता है और मोमबत्ती में, ये वैक्सेस हैं। और उसके बाद फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये फॉस्फोलिपिड जो है इसी से सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो ये बहुत ही अहम लिपिड है। और नेक्स्ट हैं टर्पिनॉइड्स हैं। ये ख़ास किस्म के स्पेशल लिपिड्स हैं, इनकी डिटेल हम आगे चल के स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एसाइल ग्लिसरॉल की तरफ आते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। इसमें अगर इसकी केमिस्ट्री देखें तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के, यानी टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड, और इन सब की कॉम्बिनेशन से सिंगल मॉलिक्यूल बनता है जिसे एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड का नाम दिया जाता है। ये डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक जो मॉलिक्यूल है ये है ग्लिसरॉल का। इसमें हाइड्रोक्सिल, 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 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। और इस दूसरा जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल हैं फैटी एसिड्स के, और यहाँ हर हाइड्रोक्सिल पर एक फैटी एसिड अटैच हो गया, इसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और इस तरीके से ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो गया। अगर इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखना चाहें तो ये फैट्स हैं और ऑयल्स हैं। फ़ैट एक्चुअली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं और ऑयल्स जो हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो डबल बॉन्ड हैं सिर्फ फैटी एसिड वाले हिस्से में होंगे। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर एक ही होता है, इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता फैटी एसिड जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, और सैचुरेटेड वाले जो फैट्स हैं उसमें तमाम कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता, और ऑयल्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अगर आप स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो यहाँ ये दिखाया गया है, ये जो डबल लाइन है इधर भी है, ये इसके डबल बॉन्ड्स हैं और ये इसको अनसैचुरेटेड कर देते हैं। ये ब्लू कलर में फैटी एसिड्स हैं और ये जो लाइट ब्लू कलर है ये इसका ग्लिसरॉल पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर एक ही है, चाहे वो फैट का हो चाहे वो ऑयल का हो। फ़र्क क्या है? फ़र्क उसमें सिर्फ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का है, यानी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड का है। ये एसाइल ग्लिसरॉल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वैक्स पे। वैक्स का स्ट्रक्चर एसाइल ग्लिसरॉल से इस लिहाज से मिलता जुलता है कि इसमें भी फैटी एसिड होते हैं, ये एक अहम चीज़ है। लेकिन जैसे कि आपने फैट्स एंड ऑयल में देखा कि उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, उसके बरक्स यहाँ सिर्फ एक फैटी एसिड होता है, और दूसरा जो अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल नहीं होता बल्कि लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है।
ग्लिसरॉल नहीं होता इसमें, फिर मैं बता दूं, इसमें लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है और इन दो मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से जो सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे वैक्स का नाम दिया जाता है। फॉस्फोलिपिड पर आ जाएं तो फॉस्फोलिपिड्स वो मॉलिक्यूल है जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है और ये जितने भी आपको ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये इसके फॉस्फेट हेड हैं, और नीचे ये जो आपको दो धागे से लटके हुए नज़र आ रहे हैं हर एक में, ये इसके फैटी एसिड्स हैं। तो ये यहाँ पर ये दिखाया ये फैटी एसिड्स हैं और ये इसका फॉस्फेट हेड है। तो इस तरह ये बनता है फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर। तो एक फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर ये है और इसकी कम्बिनेशन से हज़ारों लाखों करोड़ों जब ये आपस में मिलते हैं तो पूरी एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। फिर इस मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड ही नहीं होते बल्कि प्रोटीन और दूसरे स्ट्रक्चर भी आन मौजूद होते हैं और इस तरीके से पूरा एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसके बगैर याद रखिए कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म हो सकती। देन जो फोर्थ क्लास है वो टर्पिनॉइड्स हैं या आइसोप्रीनॉइड्स हैं या टर्पीन्स भी हैं, हम इन्हें कहते हैं। बस इनको समझने के लिए याद रखिएगा कि ये सारे एक सिंपल सादा से यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसको आइसोप्रीन कहा जाता है। आइसोप्रीन, इसमें 5 एटम्स हैं कार्बन के और 8 एटम हैं हाइड्रोजन के, और 2 जगह पर, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं और एक यहाँ आप देख रहे हैं, 2 जगह पर इसमें डबल बॉन्ड है और बाकी इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, और बाकी 8 इसमें हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर C5H8 है। इसकी कई तरह की रिपीटिशन होती हैं, हेड टू टेल है, हेड टू हेड है, हेड टू मिडल फ्यूजन है, कई तरह की रिपीटिशन होती हैं जिससे कोई लगभग इसमें 20,000 या इससे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी जो एग्जांपल है वो पेपरमिंट ऑयल है यानी मेंथोल है इसकी एग्जांपल में, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसी की एग्जांपल हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इसी से फॉर्म होता है, आपने बहुत नाम सुना होगा। तो ये भी बेसिकली टर्पिनॉइड है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनके छोटे यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यानी न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विच आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप समझ लेंगे तो ये सारे न्यूक्लिक एसिड को समझने के बराबर होगा। न्यूक्लिक एसिड की 2 किस्में हैं, एक होता है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 फर्दर यूनिट होते हैं जिनमें एक नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा राइबोज या डीऑक्सी राइबोज है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एक पेंटोज शुगर होगा। ये पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। डीएनए में इसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, आरएनए में इसे राइबोज कहते हैं। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड फिक्स है, ये दोनों में होता है, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस जो है ये थोड़े से फ़र्क के साथ डीएनए और आरएनए में अलग अलग पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस की 2 बुनियादी किस्में याद रखिएगा, पायरिमिडीन और प्यूरीन। पायरिमिडीन की आगे 3 किस्में हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। इसमें याद रखिए कि यूरासिल जो है सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, और इसी तरीके से जो थायमीन है ये डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, और साइटोसिन दोनों में होता है। प्यूरीन जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और ये दोनों डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। और इनकी ये पॉलीमराइजेशन आप देख रहे हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन से ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, फिर ये दूसरा एक यूनिट है, फिर ये तीसरा यूनिट है, फिर चौथा यूनिट है। तो ये 4 यूनिट मिलकर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें और भी यूनिट आकर अटैच हो सकते हैं। तो ये तमाम स्ट्रक्चर मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे और ये लॉन्ग चेन या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड की 2 किस्में जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, डीएनए और आरएनए है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यहाँ डायग्राम में आप देखिए ये डीएनए है जो कि आमतौर पे डबल हेलिक्स चेन होती है और ये आरएनए है जो कि सिंगल हेलिक्स चेन होती है। तो ये बुनियादी फ़र्क ये है कि आरएनए ज़्यादातर सिंगल हेलिकल होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है,
और डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड होता है, इसमें 2 बलदार धागे होते हैं। एक आप ये देख रहे हैं, ये धागा चला जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है आपको ये इधर आप देखेंगे यहाँ से शुरू करते हैं तो ये आगे इस तरीके से ये पूरा एक डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, और ये इसी स्ट्रक्चर को खोला गया है। ये वही डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसको ओपन करके दिखाया गया है। तो ये डीएनए और आरएनए बेसिकली कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन है, और न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड थोड़े से डिफरेंट हैं, और आरएनए के 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड थोड़े से डिफरेंट हैं। डीएनए में CGAT होता है और इसमें CGAU होता है, यानी डिफरेंस जो है U और T का है। इसमें थायमीन होता है, इसमें यूरासिल होता है, बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन ये दोनों में एक ही तरह के पाए जाते हैं। इस लिहाज से फिर डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़्यादा आसान है। इनके जो फंक्शंस हैं, पहला जो डिफरेंस है वो इनके फंक्शन का है कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और आरएनए जो है सिर्फ उस डीएनए इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसक्राइब करता है, यानी डीएनए के ही हिदायत को आगे लेकर चलता है। डीएनए में जो है डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंडनेस अगर देखी जाए। और न्यूक्लियोटाइड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ATCG होते हैं और इसमें AUCG होते हैं, यानी इसमें U नहीं होता, इसमें T नहीं होता। शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है और इसमें राइबोज। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड। साइज़ इसमें डीएनए का बहुत बड़ा होता है, लार्ज पॉलीमर्स होते हैं, जबकि आरएनए वेरिएबल हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ये हर साइज़ के होते हैं। स्टेबिलिटी के लिहाज से डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए जो है अनस्टेबल है। लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस के बाहर हो, जबकि आरएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, और अक्सर ये मूव करता रहता है न्यूक्लियस के इंटरनल साइड से और एक्सटर्नल साइड की तरफ ही आता रहता है। ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस वही जो यहाँ पर दिखाया गया था उसी की थोड़ा सा डिटेल है। यहाँ आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा मज़ीद गौर से देख सकते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और ये सिर्फ लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।